हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका क्वेश्चन आंसर है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन की प्रणाली की चर्चा कीजिए और हड़प्पा के नगरों के प्रमाणित सूत्रों के बारे में बताना। ठीक है, तो पहला आप लिखोगे, आंसर लिखोगे, इन नगरों में क्या थे? मृत भांड के बर्तन थे, कई प्रकार के उपकरण थे, सोने चांदी के बर्तन, कांसे, तांबे, हाथी दांत और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इन नगरों में वस्त्र बुनाई का कार्य बहुत अच्छा होता था, जो बढ़ई गिरी अच्छी होती थी। और आभूषण बनाने का काम हो गया, औजार बनाने का काम हो गया, अस्त्र शस्त्र आदि तैयार किए जाते थे। और इनकी विभिन्नताओं में देखेंगे तो आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पा कालीन नगरों में से अनेक मामलों में भिन्न था। दोनों काल के मकान और भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्री में विभिन्नताएं मिलती है। हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये एमसीक्यू के अंदर कि हड़प्पा के लोग जो है किसका प्रयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग नहीं जानते थे, और जबकि आरंभिक नगरों के लोग इसका प्रयोग भली भांति से जानते थे। हड़प्पा के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, जबकि आरंभिक नगरों में इनका अभाव था। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो आप इसकी विशेषता बताओगे कि महाजन का विकास 600 ईस्वी से 320 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। महाजनों की कुल संख्या क्या थी? 16 थी। इनमें से 12 क्या थे? राजतंत्रीय राज थे, और 4 क्या थे? गणतंत्रीय राज थे। महाजनों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर महाजनों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन होता था। इसी तरह का प्रयोग व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बौद्ध दोनों गण से आते थे। गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक सूत्रों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजन की एक राजधानी थी, प्राय किले से बंधी हुई थी। किलेबद्ध राजधानी के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं, नौकरशाहियों के लिए आर्थिक सूत्र की जरूरत होती थी। महाजनों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करी। अन्य लोगों के नियम का निर्धारण भी किया जाता था। शासकों का काम किसान, व्यापारी, शिल्पकार से कर तथा भेंट वसूल करना था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसके धन संपत्ति पर अधिकार करना है। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किए जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते थे? तो आप लिखोगे, इसके कई सूत्र देखने को मिलते हैं। पहला, इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेख, सिक्कों और चित्रों का भी ऐतिहासिक सूत्र के रूप में प्रयोग करते थे। फिर सिक्कों और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया करते थे। अभिलेखों में हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृतिक उत्तर भारत में, तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा देखने को मिलती है। उत्तर भारत में कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग किया करते थे। भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से प्राप्त जानकारी मिलती है। विभिन्न साहित्य संसाधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि दक्षिण और दक्षिण भारत में चारवाह वस्तुओं के क्या में साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार शवों यानी डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के तरीकों में भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। साधारण लोगों के शवों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफन किया जाता था। इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने, दान संबंधी आदर्शों और रिकॉर्डों का भी अध्ययन किया करते थे। भूमिदान से संबंधित चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के कई तरीके भी देखने को मिले। ठीक है, नगरों में रहने वाले साधारण लोगों में धोबी, बुनकर, लिपिकार, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, छोटे व्यापारी और छोटे धार्मिक व्यक्ति हुआ करते। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, पांडव सरदार को दिए जाने वाली वस्तु की तुलना दुगन गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानता और असमानता देखने मिलती है? देखो, उल्लेख है कि पांडव सरकार और गुप्त सरकार दोनों को ही समय समय पर अपनी प्रजा से अनेक प्रकार की भेंट उपलब्ध होती थी। पाठ्य पुस्तकों के सूत्र 3 और पाठ 8 के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों को मिलने वाले भेंटों में कुछ समानता और असमानता विद्यमान थी। समानता, जब पांडव सरकार
सेना गुप्त वन में गए, यानी पांडव लोग वन के अंदर गए तो उन्हें प्रजा से हाथी दांत, सुगंधित लकड़ियां, हिरण के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, नारियल, आम, जड़ी बूटियां, फल, प्याज, गन्ना, मूली, सुपारी जैसे महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं फल फूल तथा बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्ग और बोलने वाले तोते जैसे महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेड़ में मिले। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से पता लगता है कि दगुन गांव के लोग अधिकारी को घास, आसनों में प्रयोग किए जाने वाले जानवरों की खाल, कोयल, गांव में उपलब्ध खाद्य पदार्थ, खदीर वृक्ष के उत्पाद, फल और दूध आदि भेंट किया करते थे। इन दोनों उदाहरणों में महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों लोग अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट की जाती थी। दोनों उदाहरणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं के भेंट में दिए जाने का संकेत मिलता है। असमानता दोनों उदाहरणों में एक महत्वपूर्ण असमानता है कि पांडव सरदारों को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त अथवा वकाटक सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची से अपेक्षित अधिक विशाल है। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से पता लगता है कि वकाटक क्षेत्र अधिकार क्षेत्रों में राज्यों को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के लिए राजसी अधिकारों को लागू कराया जाने का अधिकार था, किंतु पांडे अधिकार क्षेत्र में कोई उल्लेख देखने को मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण असमानता जो हमें दृष्टिगोचर होती है कि पांडव राज्य के लोगों ने नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार सेवा गुप्त वन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजय का आनंद करते हैं। पांडव लोगों में लोग स्वेच्छा पूर्वक अधिक से अधिक वस्तु अपने शासकों को भेंट रूप में दिया करते थे। ऐसा लगता है कि वकाटक अधिकार क्षेत्र में लोग राजसी अधिकारों के दायित्व में राजाओं को भेंट दिया करते थे। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ठीक है, पहली है अभिलेख। उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेखों पर कभी भी उन लिपियों का प्रयोग नहीं होता था। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मौर्य और अन्य वस्तुओं पर किए जाने वाले अभिलेखों का अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के विभिन्न विभिन्न नामों, उपाधियों और सम्मानजनक प्रतीकों, संबंधों का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने का अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न देशों के में पलने वाले अभिलेखों और एक ही युग की भाषा लिपि का प्रयोग होता है, तो उनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई आती है। चौथा, अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि उसके शासनकाल अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं है। दो भाषाओं के समानता प्रयोग के अभाव में भी अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में, जबकि पश्चिम में मिले अभिलेख आरोमाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिमेतर कुछ अभिलेखों खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अरामिक और यूनानी अभिलेखों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में पाया जाता है। अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से अनेक अर्थों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, 13वीं शिलालेख में लिखा है 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया और 1 लाख मारे गए, इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। यह भाषा काफ़ी भ्रमित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले आप बताओगे मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषता। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी नगर से मौर्य साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 दिशाओं में विस्तृत किया था। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में सिंधुपुर तक और पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। अशोक ने कलिंग यानी उड़ीसा को जीतकर मौर्य साम्राज्य को अधिक विस्तार करा। ठीक है, आपसे पूछता है कि कलिंग राज्य कहाँ है, तो मैप में बताऊंगा उड़ीसा में। ठीक है, केंद्रीय शासन। सम्राट तथा मंत्रियों द्वारा सीधे राजधानी से संचालित होने वाले शासक को केंद्रीय शासन कहते हैं। और केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट के कार्य, मंत्री परिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, पुलिस, गुप्तचर, लोक कल्याण कार्य आदि के प्रबंध का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, जिसमें समुद्र सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, संपूर्ण राज्यों पर
केंद्रीय शासन को नियंत्रित करना, और केंद्रीय शासन का प्रमुख सम्राट था जो काफ़ी शक्तिशाली था, और राजा और शासन जो है वो राजा के अधीन होता था। वही कानून बनाता था, उन्हें लागू करने का कार्य किया, यानी अंतिम जो है फैसला वो राजा का ही होता था। इस दृष्टि से स्वस्थताकारी तथा निरंकुश शासन था। इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंधन से जो तत्व मिलते हैं उनसे सिद्ध होता है कि वह कठोर निरंकुश शासक था, किंतु चंद्रगुप्त के शासन प्रबंधन में जो शक्तियां सम्राट को दी गई वे केवल सैद्धांतिक रूप से ही उसके पास थी। वह इन शक्तियों को व्यावहारिक रूप में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों से परामर्श किया करता था। सम्राट का परंपरागत कानून तथा नैतिक कानून को भी बंधन था। चाणक्य ने राजा के कर्तव्य का विस्तार से वर्णन कराया और उन्हें राजा को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा से ऋण से निवृत्त नहीं हो सकता, और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम आदर्श निरंकुश शासक कह सकते हैं। ठीक है, उदार निरंकुश शासक कहते हैं। अब आता है मंत्रिपरिषद। कौटिल्य का विश्वास था। कौटिल्य मतलब कौन है? चाणक्य। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौटिल्य किसे कहते हैं? कौटिल्य चाणक्य, और उनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का क्या पहिया है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे पहिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, जो अति महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट को परामर्श देते हैं। सम्राट मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनकी बुद्धिता तथा सच्चे यानी कि उनकी क्या हॉनेस्टी आदि पर उनको नियुक्त करके क्या करता था। वे वेतन भोगी थे और मंत्रिपरिषद के निर्णय क्या होते? सर्वमान्य होते थे, किंतु राजा को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। वह इन निर्णयों को बदल भी सकता था और राजा इन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि अति महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती थी। दैनिक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की एक अंतरंग सभा, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि होते थे, की व्यवस्था की गई है। अब आते हैं न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान तथा कौटिल्य महामंत्री चाणक्य के परामर्श से एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना करी। आज भी सभ्य संसार में इसे न्याय व्यवस्था को माना जाता है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रधान न्यायाधीश यानी सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं था। उसके नीचे छोटे छोटे न्यायाधीश होते थे। नगरों एवं जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। नगरों में न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। ग्रामों में पंचायत भी छोटे छोटे मुकदमों का फैसला किया करती थी। न्यायालय दो प्रकार के होते थे। दीवान मुकदमों का फैसला करने वाले न्यायालय, इसको धर्म स्थली कहते थे, और फौजदारी मामलों का फैसला करने वाले को कंठक शोधन कहते थे। निचली अदालत के मुकदमों के फैसलों के लिए अपील संबंधित बड़ी अदालतें होती थी। ठीक है, अपराधों को कम करने के लिए चंद्रगुप्त के काल में कठोर दंड दिए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड थे। जुर्माना, अंग भंग कर देना, मृत्युदंड आदि साधारण रूप से दिए जाते थे। कठोर दंड के कारण अपराध बहुत कम थे। लोग घरों में बिना ताले लगाकर बाहर चले जाते थे। सैन्य व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगीय की व्यवस्था करी थी, अर्थात उसकी सेना 4 भागों में विभाजित थी। पैदल, अश्वरोही, हाथी, रथ, जिसके अंतर्गत उसने जल सेना यानी कि जल सेना मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी एक पानी की सेना भी बना रखी थी। ठीक है, इंडियन मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विवरण कराया। इनके अनुसार उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक। आपसे एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा कि कितने पैदल सैनिक थे? 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वरोही मतलब घोड़े, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। इनकी विशाल सेना रखने का प्रमुख कार्य चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा थी। उसने अपने छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना सेना के आधार पर करी थी। वास्तविक में वह युग सैनिक युग था और सम्राट का आधार सेना थी। चंद्रगुप्त ने इसी विशाल सेना के आधार पर यावानों को पराजित करके देश से बाहर खरीदा, नंदी वंश का नाश किया और सुव्यवस्थित शासन के द्वारा शांति स्थापित करी। सम्राट प्रधान सेनापति था और वह युद्ध में सेना का संचालन करता था। चंद्रगुप्त इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक युद्ध परिषद का निर्माण करता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 6 परिषद में विभाजित थे। इनके 5 सदस्यों की अनेक समिति सेना के भाग को देखती थी। पहली समिति जल सेना, ठीक है, का प्रबंध था। दूसरी समिति के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा रसद का काम करना था। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जो थी वो पैदल, अश्वरोही, हाथी, ठीक है, तथा रथ सेना को देखती थी। ये सेना स्थायी थी, राजकोष में से इनको वेतन मिलता था। अब आता राजा के अधिकार के कार्य। मौर्य साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न कार्य
का निरीक्षण करता था। साम्राज्य के अधिकारों में से कुछ क्या थे? नदियों की देखरेख करना, भूमि मापन का कार्य करना, कुछ प्रमुख नगरों से उपकरों के लिए घोड़े छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार पर निरीक्षण करना, ताकि हर स्थान पर पानी की आपूर्ति हो सके। यही अधिकार शिकारियों का संचालन करना, शिकारियों के पास मतलब उनको जो औजार चाहिए वो देना, ठीक है, और कर वसूल न करना, भूमि के लिए निरीक्षण करना, लकड़ीकार, बढ़ई, लोहार, इन सब का निरीक्षण इत्यादि करना, ठीक है। ये देखो ये पूरी बता रखा है मौर्य काल का, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री, पहले मंत्री होता है, प्रधानमंत्री बोलते थे, सेनापति, युग विभाग का मंत्री होता है युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, समाहित राज्य विभाग का मंत्री, संदाता, राजकोषीय, ठीक है, प्रशिष्ट फौज अधिकारी, न्यायालय का अधिकारी होता है नायक, नगर राज्य का रक्षक होता था, ठीक है, कर्मतंत्र, उद्योग एवं कारखानों का प्रबंध होता था, दंडपाल, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, और नरक यानी पोर, नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था, दुर्गपाल, राज्य दुर्ग रक्षकों का प्रबंध करता था, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था, अटावक वन विभाग का मतलब प्रधान था, दोवारिक राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान था, अंतर्वर्षिक अंतपुर का रक्षक था, और मंत्री परिषद यानी परिषद का अध्यक्ष था, ठीक है। अभिलेखों के अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्व, अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य प्रशासन के अनेक प्रमुख तत्वों की झलक मिलती है। अभिलेखों में हमें प्रशासन के केंद्र, कौन कौन से केंद्र थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तोसल और कौशाम्बी आदि का बार बार उल्लेख मिलता है। कलिंग अभिलेखों से पता लगता है कि तोशिला और उज्जैन के शासन रक्षकों को कुमार कहा जाता था, और बृहगिरी, सिद्धपुरी अभिलेखों में स्वर्णगिरी के रक्षकों को आर्यपुत्र कहा जाता था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में हमें महामात्रों और धर्म महामात्रों का भी बार बार उल्लेख मिलता है। लेख 5 से पता चलता है कि अशोक ने अपने राजश्री के 13 वर्ष बाद महापात्रों की नियुक्ति आरंभ करी थी। स्तंभ अभिलेख 7 में धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का प्रकाश डालता है। इससे पता लगता है कि धर्म महापात्रों को सभी वर्गों में धर्म का प्रचार करना था, और धर्म का अनुसरण करने वालों को उन्नति दी जाती थी, ठीक है। अशोक ने स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महापात्रों की नियुक्ति करी थी। उनका उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है। जिला प्रशासन में नियुक्त राजयुक्त तथा युक्त जैसे अधिकारों का उल्लेख महाशिलालेख 3rd और स्तंभ लेख 1st और 4th में मिलता है। स्तंभ लेख 4 से पता चलता है कि राजस्व का प्रमुख कार्य राजपद के लोगों की भलाई करना है। अशोक ने उन्हीं लोगों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया और बुरे काम के लिए दंडित करने का भी प्रदान किया था। अभिलेख 3rd से पता लगता है कि युक्ति के कार्यों में मुख्य रूप से सचिव के कार्य सम्मिलित थे। राजस्व का संग्रह और उसका हिसाब रखना और उसके कार्यों के अंतर्गत आता था, ठीक है। महाशिलालेख 6 और यानी 6ठे और अन्य अभिलेखों में भी प्रतिवेदन का उल्लेख मिलता है। प्रतिवेदन वेदक सम्राट अथवा केंद्र सरकार के प्रमुख संपादक हुआ करते थे। इनकी पहुंच सीधे सम्राट तक थी। अभिलेख 6 से पता लगता है कि सम्राट अशोक को सदा प्रजाहित की चिंता रहती थी। उनमें कहा जाता है कि राजन देवा प्रिय यानी कि प्रादर्शी कहा जाता है। प्रादर्शी का अर्थ होता है मनमोहक आकृति वाले राजा का कोई चिन्ह जो किसी सिक्के इत्यादि में बना होता है, इसको प्रादर्शी कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। अतीत में मामलों को निपटारा करने के लिए नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी, किंतु इन व्यवस्थाओं की ही लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक मतलब सीधे पहुंच जाते थे। चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, गौशाले में हूँ, पालकी में हूँ, मुझे लेकर जा रहे हैं अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषय का तुरंत क्या करता, समाधान करता था। इसी प्रकार धर्म सहनशीलता जो मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख अभिलक्षण था, उल्लेख में हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है। महाअभिलेख 12 में स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का उद्धार करना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह मौर्य साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह साम्राज्य भारतीय भूमि पर स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहासकार अंधकार से प्रकाश की ओर आ गया था। 7वां क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के
के सुपरिचित अभिलेख डी.सी. सावरकर का वक्तव्य है, भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेख नहीं है। चर्चा कीजिए। देखो उत्तर बताओगे आप। पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों द्वारा, ठीक है, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, अभिलेख प्रसार, स्फूर्ति, स्तूप हो गया, शिलालेख हो गया, मंदिरों की दीवारें, ईंटों, मूर्ति, ताम्रपत्र, मोहर आदि भी मिलती है। अभिलेखों में अनेक निर्माणकर्ताओं की झलक देखने को मिलती है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप एवं स्त्री पुरुष एवं धार्मिक संसाधनों को दान दिए वाले दान का भी वर्णन है। अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं जिनसे उनके बारे में पता लगता है। इसमें कोई हेरफेर नहीं किया जाता। अतः इतिहास की दृष्टि से अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभिलेखों में कई प्रकार की तिथियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, परंतु कई प्रकार के ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर तिथियां देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या करते हैं इतिहासकार अपने हिसाब से इनका समय निर्धारित करते हैं। अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख तथा शिलालेख अधिक प्रचलित थे। ये अभिलेख अनेक विशाल साम्राज्य के सभी भागों से प्राप्त हुए। सम्राट अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। अफगानिस्तान के शिलालेख में अरामाइक और यूनानी लिपि का परिणाम देखने को मिलता है। पाकिस्तान क्षेत्रों के अभिलेख खरोष्ट लिपि में, उत्तर में उत्तराखंड में कालीसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य के अभिलेख ब्रह्मलिपि में। अशोक के अभिलेख उनके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कृष्ट किए गए थे। उन्हें राजादेश अथवा शासन देश कहा जाता था क्योंकि वे राज्य की इच्छा तथा राजा के आदेश में प्रजा के लिए किए जाते थे। निसंदेह अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। चट्टानों तथा स्तंभों पर उत्कृष्ट लेखों से प्राप्त स्थानों से संबंधी राजा की सीमाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेख से प्राप्ति स्थानों से उसके राज विस्तार के बारे में पता लगता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को 2 भागों में व्यवस्थित करा गया है, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवि की लिखी गई क्या थी परास्थितियाँ थी या भूमि अनुदान पात्र परास्मृतियों में राजाओं और विजेताओं के गुण, राजा, किसान, नगरों के और कीर्तियों का वर्णन किया गया। परास्मृति में प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयोग अभिलेख है। आपसे पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा था, तो लिखना है समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। एमसीक्यू में पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को, जो अशोक स्तंभों पर देखने को मिलते हैं। इस परास्मृति में समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन किया गया है। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में वंशावली का भी वर्णन है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर स्मृति में भी इसकी उपलब्धियों का देखने को मिलता है। कलिंगराज खरवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बंगाल के शासन विजय सेना का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एलोरा अभिलेख इस प्रकार के अभिलेखों का उदाहरण है। भूमि अनुदान अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेर किए गए थे, जिनमें ब्राह्मण, भिक्षु, जमींदार, अधिकारों, मंदिर और विहारों आदि को दिए गए गांव, भूमि और राजस्व के दानों का उल्लेख है। ये प्राकृतिक संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि विभिन्न भाषाओं में देखने को मिलते हैं। निजी अभिलेख अधिकांश मंदिरों में और मूर्तियों पर उल्लेख है। इन पर खुद ही तिथियों से इन मंदिरों के निर्माण के बारे में पता लगता है। ये अभिलेख अधिकांश दशा, मूर्तिकला, वस्तुकला, भाषा के प्रयोग, विकास आदि पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के पहले के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। इनमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उल्लेख देखने को मिलता है। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मण धर्म का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इनकी भाषा प्राकृतिक और संस्कृत थी। निजी अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालते हैं। अतः 20वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री डी.सी. सरकार के शब्दों में यह कहना उचित ही होगा कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का एक ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचारों के बारे में बताना है। तो आप लिखोगे उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा। मध्य एशिया से लेकर अनेक जैसे राजा या कुषाण राजा, इन्होंने बताया कि हम राजा की भगवान की क्या संतान है और हमीद क्या है, देव पुत्र। इस प्रकार के राजधर्मों को कुषाण शासकों ने प्रवृत्त करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार ये जोड़ने की कोशिश करी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास
मार्ट के एक देव स्थल पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्ति देखने को मिलती है। अफगानिस्तान के देव स्थल पर भी इसी प्रकार की मूर्ति देखने को मिली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन मूर्तियों के लिए जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य माना करते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। वे इन्हें चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य समेत कई साम्राज्य प्रांतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा होता था। इनमें भूमि पर नियंत्रण भी था और वे शासकों का आदर किया करते थे। उनकी सैनिक क्या करते, सहायता किया करते थे। जो सीमान शक्तिशाली थे वे राजा भी बन गए और जो दुर्लभ थे वो राजा के क्या अधीन हो गए। गुप्त शासकों का इतिहासकार साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से पता लगता है। साथ ही कवियों द्वारा राजा की प्रशंसा करना, उनके इतिहासकार की रचना करना, ये सब देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों के नाम से प्रसिद्ध प्रास्मृति की रचना हरि सेन द्वारा, जो स्वयं सम्राट के लिए थे। शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त राजकवि थे, वे संस्कृत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है वणित काल में कृषि के तौर तरीके के बारे में बताना है। तो आप बताओगे इसमें क्या था, करों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के नए तरीके खोजने चालू कर दिए। उपज बढ़ाने का एक तरीका क्या था, हल्का प्रशन करना, जो 6वीं शताब्दी ईसा में गंगा और कावेरी के घाटों और उभरे क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फल वाले हलों के माध्यम से भूमि की जुताई की जाती थी। इसके आसपास गंगा की नदी के आसपास क्या थे, धान की खेती की जाती थी। यद्यपि लोहे के फल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती थी, लेकिन ऐसे हलों का प्रयोग उपमहाद्वीप क्षेत्रों में किया जाता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हलों का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वत और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्हें खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कि कुओं, तालाबों, कहीं कहीं नहरों के जरिए सिंचाई की जाए। कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के कई साधन विकसित करे। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने के लिए राजा या प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में किया है। यद्यपि खेती के नए तरीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं रहे। इस बात के परिणाम देखने को मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में भेदभाव रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो किसान थे उनको इतना इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। जो बड़े किसान थे उनको इनका लाभ प्राप्त हो पाया, जबकि छोटे किसानों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे बढ़ई हो गए, जमींदार हो गए, हलवाई हो गए, दास आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। बड़े जमींदारों को वेलर यानी हलवाहों को उजवार तथा दासों को अधिमाई कहा जाता है। यह संभव है कि वर्गों की इस विभिन्नता का उल्लेख भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित है। ऐसी स्थिति में भूमि पर स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, इसकी चर्चा विधि ग्रंथों में की गई है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका मैपिंग का है, 10वां क्वेश्चन मैप का है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों के बारे में बताना है और अशोक के अभिलेख कहाँ मिले हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका मैप आ गया, ये पूरा मैप देख लेना। मैप के अंदर बता रखा है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये पूरा मैप आ गया। मैप में सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो ये आपका, ये देखो ये आ गया आपका मैप आ गया दूसरा। ठीक है, ये अशोक के आ गए और ये वाले कौन से थे, ये देखो ये तो अशोक का नीचे वाला, और ये वाला कौन सा है, ये है आरंभिक राज्यों के उसकी राजधानी। ठीक है, राजधानी का है, और ये आ गया पूरा नीचे वाला आ गया अशोक का। ठीक है, अशोक के अभिलेखों का विवरण आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब आता है इनकी महाजनपदों की सूची, जिसमें कावेज, गंधार, कुरी, सुरसेन, मस्त, अवंती और चेदी ये आते हैं। ठीक है, वस्त्र, असंबक, मगध, अंग, वेजिज, मल्लर, विद्रही, काशी और परचांग। ठीक है, हाँ इन क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिन उपयुक्त संकेतों के आधार पर करते हैं। ठीक है, थोड़ा गला खराब है पर कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका प्रयोजन कार्य। तो ये देखो बच्चों, प्रयोजन कार्य देख लेना, ये आपका प्रयोजन कार्य आ गया, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये सारे देख लेना। 11वां क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये आपका प्रयोजन कार्य आ गया। 12वां क्वेश्चन आ गया आपका नोट देखना है, सिक्कों के ऊपर बनाना है, ये सारा। ठीक है, ये सारा देख लेना संकेत भाषा में। ये मैंने सारा इसलिए डाल दिया ताकि आप इसका अपना होमवर्क वगैरह आसानी से कर लो। ठीक है,
समझ गए बात को? तो ये आपके क्या हो गए, पूरे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। ठीक है, 12 क्वेश्चन थे और 12 के 12 हमने कर लिए। ठीक है, समझ गए बात को? ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका प्रयोजन कार्य आ गया। कभी कभी सर दे देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट भी बनाओ, तो प्रोजेक्ट आ गया आपका। और नीचे वाला क्या आ गया, नीचे वाला आ गया कि आज प्रचलित विभिन्न नोट और सिक्कों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, ये तो ये आपका प्रयोजन कार्य आ गया। ठीक है, ये आपका जितना भी एनसीईआरटी का था बच्चों, ये सारा आपका खत्म हो गया है। ठीक है, मैंने इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डाल दिए। तो ये सेकंड चैप्टर आपका क्या खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड है उनको वीडियो भेजो, ताकि वो भी एनसीईआरटी के अपने सारे क्वेश्चन आंसर कर ले, अपना होमवर्क कर लें और सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।